हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है रिलायंस की एजीएम की। तो रिलायंस की एजीएम में बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट्स हुई है भाई। सबसे पहली चीज है, रिलायंस पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिन्होंने $125 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू पूरा किया है। मतलब 10,71,000 करोड़ का रेवेन्यू की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर पैट की बात करके चले तो 80,787 करोड़ का इन्होंने पैट रिपोर्ट किया है। इसके अलावा इन्होंने $33 बिलियन के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, जो कि अगर मैं इंडिया के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करके चलूं उसका 7.6% है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा 2,10,000 करोड़ का टैक्स पे किया है भाई इन्होंने। 6,80,000 एम्प्लॉइज इनके पास में काम करते हैं और आने वाले कुछ सालों के अंदर टारगेट है 10 लाख तक इस नंबर को ले जाने का। पिछले 3 सालों में इन्होंने $65 बिलियन इन्वेस्ट किया है और बहुत तेजी से भाई अगर देखा जाए एक्सपेंशन किया गया है। हर वर्टिकल के अंदर पैसा खर्च किया गया है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे जियो हो, न्यू एनर्जी हो, ऑयल टू केमिकल बिजनेस हो, हर जगह पे ध्यान दिया गया है। बाकी अगर हम जियो की बात करके चले तो 500 मिलियन कस्टमर क्रॉस कर दिए इन्होंने। बहुत बड़ा नंबर है भाई। और रिपोर्ट्स की मान के चले तो भाई जियो का आईपीओ हमको मिड 2026 मतलब अगले साल के मिड के अंदर देखने को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से एक रेगुलेटरी चेंज होना है, उसी का वेट किया जा रहा है, वरना शायद ये आईपीओ पहले भी निकल जाता। इनका मन नहीं है एक बड़ा अमाउंट डिल्यूट करने का स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि इनको लगता है जियो अभी अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, लेट इट ग्रो, क्यों आईपीओ निकाल के रोका जाए। तो कुछ महीने पहले हमने इस खबर के बारे में बात भी करी थी, जहां पर हमने बताया था कि गवर्नमेंट कुछ रूल निकालने का सोच रही है, जहां पर अगर कोई बड़ी कंपनी आईपीओ निकालती है तो जरूरी नहीं है उसको इनिशियली अपना बहुत सारा पैसा डिल्यूट करना है। जो कैब है ना 25% तक डिल्यूट करना है, उसको थोड़ा एक्सटेंड करने की बात करी जा रही है। तो रिलायंस शायद उसी का वेट कर रहा है। बाकी जियो अब यूएसए, यूके और फ्रांस में भी एक्सपैंड कर रहा है। इंडिया में तबाही मचाने के बाद में बाहर के लोगों को पता लगेगा जियो क्या क्या कर सकता है। और यहाँ पर सवाल निकल के आता है, क्या इंडियन यूजर्स के लिए यूएस, यूके, फ्रांस में रोमिंग फ्री हो जाएगी क्या? क्योंकि इससे पहले रोमिंग फ्री नहीं हुआ करती थी। जियो जैसी कंपनीज आई थी और उन्होंने कहा भाई ये कोई रोमिंग शोमिंग वाला सीन नहीं होता, बस हर जगह पे सेम नेटवर्क ही चलता है, पूरी कंट्री एक ही है। शायद आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी, बट मैं बता देता हूँ क्या होता था पहले। अगर मैं दिल्ली में रहता था और मैं देहरादून में इंजीनियरिंग कर रहा होता था तो हमको अनलिमिटेड कॉलिंग मिनट्स नहीं मिलते थे। लोकल कॉलिंग अलग हुआ करती थी और आईएसडी कॉल्स अलग हुआ करती थी। एक टाइम आया जब कॉलिंग सिर्फ कॉलिंग होती थी कि भाई इंडिया के अंदर कहीं पे भी कॉल करो सेम अमाउंट ही कटेगा। बाकी रिलायंस वाले मेटा के साथ में मिलके 855 करोड़ का जॉइंट वेंचर भी कर रहे हैं, जहां पर 70-30% की पार्टनरशिप होने वाली है। रिलायंस मेजर होल्डिंग करेगा। इस साल के एंड तक सारे के सारे रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद ये फाइनल हो जाएगा। अब ये कंपनी करेगी क्या? ये कंपनी मेटा का जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, जो लामा एआई है, उसको रिलायंस के सारे डिजिटल बिजनेस के अंदर जोड़ने के ऊपर काम करेगी, चाहे स्केल्स हो, मार्केटिंग हो, आईटी हो, कस्टमर सर्विस हो, फाइनेंस हो, वगैरह वगैरह। अब लामा के ओपन सोर्स होने की वजह से कहीं ना कहीं रिलायंस के लिए बहुत ही बेटर इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि रिलायंस वालों ने अपनी एक नई कंपनी भी शुरू करी है रिलायंस इंटेलिजेंस के नाम से, जो कि एक एआई कंपनी होने वाली है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगी, एप्लीकेशंस क्रिएट करी जाएगी वहां पर। साथ में जितने भी रिलायंस बिजनेस के पोर्टफोलियो है वो सारे के सारे यहीं से मैनेज हो गए। और होली ओन्ड सब्सिडरी है भाई ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की, अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पर रिलायंस इंटेलिजेंस पार्टनर करने वाला है गूगल के साथ में, मेटा के साथ में, एनवीडिया के साथ में, कि एआई को और तेजी से ग्रो किया जा सके। मेरे हिसाब से सपोर्ट डेटा सेंटर वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। मेटा वालों के साथ में जियो वालों की दोस्ती थोड़ी पहले से ही रही है, तो हो सकता है मेटा वालों के लामा वामा को अपने पूरे सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर ले, क्योंकि ओपन सोर्स है, इनको कोई रिकरिंग चार्ज नहीं दे रहा। और गूगल के साथ में कोई अलग टाइप की पार्टनरशिप कर ले, क्योंकि रिलायंस ने गूगल क्लाउड के साथ तो पार्टनरशिप कर ली है, जहां पे एआई फोकस क्लाउड रीजन जामनगर के अंदर बिल्ड किया जाएगा। बेसिकली रिलायंस वाले अपने खुद के डेटा सेंटर्स वगैरह में घुस रहे हैं ना, तो गूगल क्लाउड वहीं पे पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा मेरे हिसाब से। बाकी जियो वाले ने अपने एआई स्मार्ट ग्लासेस भी निकाल दिए हैं जियो फ्रेम्स के नाम से। प्राइजेस वगैरह अभी कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है, बट यहाँ पे मान के चलो एक छोटा सा कैमरा लगाया गया है जो कि 720p की रिकॉर्डिंग कर सकता है। और मजे की बात यह है जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो जियो क्लाउड के ऊपर सीधा स्टोर हो जाएगी, रियल टाइम ट्रांसलेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये टाइम बताएगा। मैं कहता हूँ जियो का नेटवर्क अंदर ही दे दो ना ग्लास के अंदर, मतलब फोन वोन ले जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ग्लास ही लो, उसी से सारी कॉल कर लो, सब कुछ कर लो, मजा तो उसमें आए। बाकी लेट्स सी, वेट एंड वॉच की ये कहाँ जाता है। मेरे हिसाब से अगले महीने मेटा के ग्लासेस लॉन्च होने वाले हैं और वो तबाही मचाने वाले हैं।
तो भाई बाकी रिलायंस के शेयर्स की बात करके चले तो एजीएम के बाद में 2% घटते हुए दिखाई दिए, और ज्यादातर ऐसा ही होता है। रिलायंस का जब भी एजीएम आता है तो उनके शेयर प्राइसेस नीचे जाते हैं, चाहे कुछ भी अच्छा दिख रहा हो सबको। मेरे हिसाब से लोगों की एक्सपेक्टेशन ही अनाप शनाप होती है कि रिलायंस आएगा, ये बोल देगा, वो बोल देगा। मेरे हिसाब से अच्छा एजीएम था, बहुत सारी अच्छी अनाउंसमेंट करी है, अच्छा प्रोग्रेस दिखाया गया है, बट पिछले कुछ टाइम से ये ट्रेंड बरकरार है जहाँ पे एजीएम के बाद में शेयर प्राइसेस घटते हैं। वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी जो इंडिया के अंदर फोन इंडस्ट्री है, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि जीएसटी 5% पे ले जाओ। करेंटली 18% पे लगता है, कह रहे 5% पे ले जाओ और ये बढ़िया चीज हो जाएगी भाई। फोन 13% सस्ते होते हुए दिखाई देंगे। जो बिजनेस ओनर्स है जो कि जीएसटी के ऊपर इनपुट लेते हैं, जो अपने बिजनेस के लिए फोन लेते हैं, उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी उनको जीएसटी इनपुट मिल रहा था या अभी भी मिल जाएगा। बट भाई जो नॉर्मल बंदे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, मात्र 5% टैक्स देना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं ना इंडिया में फोन महंगा है, बाहर सस्ता ही है, वो भाई वो सारी चीजें इंडिया में होती हुई दिखाई देगी अगर ऐसा होता है तो। बट सवाल ये है गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को जाने देगी या फिर नहीं देगी, क्योंकि 2017 में जीएसटी आने से पहले 6% टैक्स लगता था फोन्स के ऊपर। जीएसटी के बाद उसको 12% कर दिया गया, बाद में 18% कर दिया गया। इसके अलावा जो बिजनेस क्लास है उस पर 18% जीएसटी की बात करी जा रही है, जो कि पहले 12% हुआ करता था। हाँ, यहाँ पे बिजनेस क्लास वाले अगर एक्चुअली बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके पास जीएसटी होगा, और यहाँ पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो इफेक्टिवली आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। नवरात्रों तक का वेट करो भाई, नवरात्रों के आसपास अपने को पूरी अनाउंसमेंट आ जाने वाली है। श्राद्धों के एंड में मान के चलो 90% क्लैरिटी आ जाएगी कि किसके ऊपर क्या होने वाला है, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। बाकी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की बात करके चले तो 9500 से 10,500 करोड़ का लॉस रिपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। और भाई जो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक है ना, वो जितना सोचा गया था उससे स्लो ग्रोथ दिखा रहा है। पहले सोचा गया था 7 से 10% बढ़ेगा, बट अभी कहा जा रहा है कि वो 4 से 6% ही बढ़ेगा। इसके अलावा जुलाई के महीने के अंदर डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 3% घटता हुआ दिखाई दिया है। एयर इंडिया का मार्केट शेयर 1% घटता हुआ दिखाई दिया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि 4 से 5% भाई ये यूएस टैरिफ लगा है उसकी वजह से हो रहा है, मानसून सीजन के चक्कर में हो रहा है। मेरे हिसाब से जो अभी फ्लाइट के कलेश चल रहे थे, अचानक बीच में फ्लाइट रोकी जा रही है, और बहुत सारी चीजें जो एयरलाइन में एक्सपोज होती हुई दिखाई दी है, उस चक्कर में बहुत सारे लोग डर रहे होंगे। प्लस इंटरनेशनल जाना भी थोड़ा सा सेटल होना भी थोड़ा हल्का हो रहा होगा। कनाडा का लेज चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का लेज चल रहा है, यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प की नस खींची पड़ी है, क्या करे बंदा। अब इंडिया ही सेफ लग रहा है अगर देखा जाए तो। बाकी इंडिया ने Q1 के अंदर 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट करी है भाई। एक्सपेक्टेशन थी 6.7 के आसपास की, बट 7.8 कर दी है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और Q4 की अगर हम बात करके चले उस टाइम पे 7.4% से ग्रो किया था। मेजरली मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन वाली जगहों के ऊपर ग्रोथ दिखाई दी है, उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सपोर्ट वाली चीजें वो थोड़ी हल्की होती हुई दिखाई देगी, कंस्ट्रक्शन शायद रुकेगा नहीं। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है जो टैरिफ है ना स्टील और एल्यूमिनियम के इम्पोर्ट के ऊपर भी लगेगा। तो यूएस के जो स्टील मेकर है क्लीवलैंड क्लिफ, उनका कहना है कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। बाकी जो इम्पोर्ट करके काम कर रहे हैं, जैसे फोर्ड की बात करके चले, $2 बिलियन की एडिशनल कॉस्ट आएगी उनको सिर्फ इस ड्रामे के चक्कर में। 50% टैरिफ इम्पोज करने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। हर चीज पे कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं भाई। ऑटो पार्ट पे इतना लगेगा, एल्यूमिनियम पे इतना लगेगा, स्टील पे इतना लगेगा। ये महंगाई जानी कहाँ है, कस्टमर पे ट्रांसफर होनी है। बाकी भाई सुनने में तो जो आ रहा है ना, वो कोई भी डर नहीं रहा मार्केट के अंदर। न्यूज की मान के चले तो इंडियन कंपनीज अफ्रीका के थ्रू सोच रही है कि बाईपास करा जाएगा, कि मतलब अफ्रीका भेज दिया जाएगा। वहां पे बहुत सारी रिलैक्सेशन आ रखी है, कस्टम ड्यूटी, वैट बहुत सारी एग्जम्पशन मिल रही है, तो अफ्रीका भेजेंगे, अफ्रीका से यूएस भेज देंगे। तो ऐसे ऐसे रास्ते बनाने की बात करी जा रही है। मेरी अभी 1-2 एक्सपोर्टर से बात हुई थी, मेरे अपने घर वालों से भी बात हो रही थी कि भाई ये वाली टेंशन हो रही है, क्या इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा। सब कह रहे टेंशन क्या लेना भाई, यहाँ से घुमा देंगे, वहां से घुमा देंगे, वहां से घुमा देंगे। तो मतलब उतनी टेंशन नहीं है जितनी एक्चुअली हम टेंशन ले रहे हैं। जो एक्सपोर्टर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं रास्ते निकाल दिए है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा परसेंटेज हिट होगा, बट उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला जितना डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहे हैं। शायद इसलिए इंडिया को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बट कहीं ना कहीं हमारी करेंसी घटती हुई दिखाई दे रही है। ऑल टाइम लो पे चली गई हमारी करेंसी 88.2 रुपीज पर डॉलर पे। क्या हम 100 रुपए पर डॉलर छुएंगे जल्दी, जिस तरीके से हाल चल रहे हैं। आरबीआई ने $3.6 बिलियन बेचे थे जून के अंदर, ताकि रुपये को स्टेबलाइज किया जा सके। मई के अंदर उन्होंने खरीदे थे $1.76 बिलियन। बट कहीं ना कहीं करेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। अभी हमारी इंडियन करेंसी चाइना के युआन से भी नीचे चली गई है।
और कहीं ना कहीं इसमें अपने को बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। देखो, करेंसी नीचे जाती है तो ये अच्छी चीज नहीं है, बट अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज होती है, आपकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव हो जाती है। बाकी एक डेटा और निकल गया है जॉब पोस्टिंग का। इंडिया के अंदर 5.8% जॉब पोस्टिंग घटती हुई दिखाई दी जुलाई के महीने के अंदर, जो कि एक अच्छा नंबर नहीं है। बट अगर प्री कोविड लेवल से बात करके चले तो 70% हाइयर है जॉब पोस्टिंग। मतलब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, ये जो डिजिटल इंडिया डिजिटलाइजेशन हो रही है। बट अभी के टाइम पे थोड़ा सा काम हल्का चल रहा है। अगर आप चार्ट देखोगे तो इससे आपको समझ में आएगा किस टाइम पे हायरिंग हो रही थी, किस टाइम पे क्या हो रहा है। बट चार्ट क्लियर दिखा रहा है कि भाई इस टाइम पे काम थोड़ा हल्का चल रहा है। बाकी ग्रो वालों का भाई आईपीओ अप्रूव कर दिए है सेबी ने, जल्दी उनका आईपीओ आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका रेवेन्यू 31% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और इनका प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं ग्रो ने भी अपने आप को सेटल कर दिया भाई, और सही टाइम पे आईपीओ निकाल रहे हैं, सही तरीके से आईपीओ निकाल रहे हैं। अगर हम एसएमबीसी की बात करके चले तो वो 16,000 करोड़ रुपया और इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं इस बैंक के अंदर। अभी 13,500 करोड़ की बात करी थी भाई, 20% स्टेक लेके वगैरह वगैरह। अब बात कर रहे हैं और ज्यादा काम करने का। अभी जो एसएमबीसी है ना, जो कि जापान का टॉप लेंडर है, वो अभी अपनी होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी बना रहा है, जो कि शायद येस बैंक को खरीद भी सकता है। वेट एंड वॉच। बाकी बोर्ड की बात करके चले तो जो मेक इन इंडिया चिप बन रही है उसका सबसे पहला यूज ये करने वाले हैं। वो चिप बेसिकली जो पावर सप्लाई होती है ना उसके अंदर यूज होगा, जिसकी वजह से कहा जा रहा है 20 से 30% जो चार्जिंग एफिशिएंसी होती है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो जो हेडसेट के चार्जिंग केसेस होते हैं ना उसके अंदर ये वाली चिप लगेगी, जिससे चार्जिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। चलो कुछ भी है, अच्छी बात है कि इंडिया की चिप यूज तो आनी शुरू हो रही है कहीं ना कहीं। बाकी लवेबल एआई की बात करके चले तो उनको फंडिंग ऑफर मिला है $4 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या मजाक चल रहा है। जुलाई के महीने की बात कर रहा हूं मैं, $1.8 बिलियन पे $200 मिलियन रेस करे थे, और अब कहा जा रहा है कि भाई $4 बिलियन पे ऑफर आ रहा है। मतलब एक एक डेढ़ महीने में वैल्यूएशन यहाँ से यहाँ पहुंच रही है। तो इससे क्लियर पता लग रहा है कि भाई स्टार्टअप में जो एआई में चीज चल रही है उसमें बबल बन गया है। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, लवेबल नो डाउट बहुत बढ़िया चीज है, नो कोड में अच्छा काम करता है, सब कुछ करता है। बट ऑल्टरनेटिव्स भी है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वाइब कोडिंग ही करते हो, कर्सर के ऊपर करते हो, विंडसर्फ पे करते हो, वॉइड पे करते हो अपना एपीआई लगा के, तो भी भाई बहुत बढ़िया काम चल रहा है। थोड़ी सी डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। बट एमवीपी लेवल पे लवेबल इज गुड, बट क्या जस्टिफाइड है इतनी वैल्यूएशन इतनी तेजी से, मुझे नहीं पता। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट लाल ही दिखाई दी है, जो पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड दिखाई दे रहा है। वन ऑफ द रीजन ये भी है कि भाई रिलायंस जैसा बंदा घटता हुआ दिखाई दिया है, जो कि एक बड़ा शेयर होल्डिंग रखता है इंडेक्स फंड के अंदर, इसलिए भी इंडेक्स हमको लाल दिखाई दे रहे हैं। बट ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा अगर पिछले 3 दिन की बात करके चले तो। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।